बेसिकली बच्चा जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये दोनों का अब यहाँ पे यूज क्या है, और जो नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाने वाला हूँ एक ऐसी फोर्स जो कि बेसिकली होती नहीं है बट अपने को लेनी पड़ती है। सर ऐसा क्यों कि ऐसी एक फोर्स जो होती नहीं है हमें क्यों लेनी पड़ती है, इसका जवाब आप लोगों को मिलेगा इस टॉपिक में। हेडिंग डालो सारे बच्चे पहले, सूडो फोर्स। ये अपना काम आसान बनाती है। बेसिकली अगर अपने को स्टडी करना है ना तो अपने को सूडो फोर्स का सहारा लेना पड़ता है। सर ऐसा क्यों? बच्चे देख, मैं तुझे एग्जांपल देता हूं। अगर मान लो, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, ये ब्लॉक पड़ा है, राइट? अच्छा, अब अगर अच्छा इसको ब्लॉक को भी छोड़ो, अगर मान लो कि मेरे पास लिफ्ट है, सही बात होगी सर, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, रुक जाओ। लेट्स से वी हैव अ लिफ्ट। दो सिचुएशंस लेंगे अपन। एक सिचुएशन में मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अब यहां पे ये रहा आपका लिफ्ट, दोनों लिफ्ट के अंदर यहां पे ब्लॉक पड़ा है, यहां पे भी ब्लॉक पड़ा है, और ये जो आपकी लिफ्ट है बच्चे ये एक्सेलरेट कर रही है ए से। सही है सर? ध्यान से सुनना। अब सिचुएशन ये है कि अगर आप लोग बच्चे यहां पे पहले केस में मैं आपको बोलूं कि ऑब्जर्वर बाहर खड़ा होकर देख रहा है, राइट? तो सर ठीक बात, अब उसको अगर वो इसको ऑब्जर्व करेगा तो वो सीधा सीधा बोलेगा कि भाई साहब ये जो आपका बॉडी है, राइट, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। उसको अगर तू बोलेगा कि फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखा तो वो बहुत प्यार से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा। वो नीचे को इसका मास अगर एम है तो बना देगा mg, राइट? और अगर नॉर्मल फोर्स ऊपर को लग रही है वो बोल देगा n, और वो बोल देगा कि ये ऊपर को एक्सेलरेट हो रहा है a से। और इक्वेशन तेरे पास वो लिख के तुझे क्या बताएगा, वो बोलेगा n माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और तू खुश हो जाएगा और तू मान भी लेगा कि सही बात है, बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल तरुस्त बात, बिल्कुल सही बात है कि सर अगर यहाँ पे बॉडी ऊपर जा रही है तो इसका मतलब ये जो नीचे वाला ये जो सरफेस के साथ वो कांटेक्ट में है वो ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा ऊपर को, तभी तो वो ऊपर जा पाई। ये अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सेकंड केस में अगर ऑब्जर्वर जी खुद यहाँ पे खड़े हो गए, बहुत बढ़िया सर, अब क्या होगा? अब अगर तू ध्यान से सोचेगा, क्या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मैं इस ब्लॉक को देखूं तो भाई साहब मुझे नहीं लगता कि उसको लगेगा ये एक्सेलरेट हो रहा है। क्यों सर? अगर मैं अपनी इक्वेशन को याद करूं कि सर acceleration of the block with respect to the man can be written as acceleration of the block minus acceleration of the man, तो सर ये मेरे पास क्या आएगा? जीरो। क्यों जीरो? अरे यार क्योंकि दोनों एक ही लिफ्ट में जा रहे हैं तो दोनों की एक्सेलरेशन ऊपर को ए है, हाँ या ना? तो इसका मतलब इसको क्या लगेगा सर? इसको लगेगा कि इसके ऊपर एक फोर्स लगी n, नीचे को लगी फोर्स mg, एक्सेलरेशन इसके लिए ये ब्लॉक की जीरो, तो ये खट से बोल देगा कि n इज इक्वल टू mg। अब बच्चा कहता है सर ये बताओ कि ये वाला सही या दूसरे वाला सही? क्या लगता है बच्चे आपको, कौन से वाला सही और कौन से वाला गलत? आप लोगों के विचार पहले मैं सुनना पसंद करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यस यस, सेंट्रीपीटल में भी सेंट्रीफ्यूगल नाम की एक आएगी सूडो फोर्स। जल्दी से पहले तो मुझे एक बात बताओ, पहला और दूसरा केस कौन सा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और कौन सा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? जल्दी से डेफिनेशन अगर याद है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज इनर्शियल एंड सेकंड वन इज, अच्छा इनर्शियल नॉन इनर्शियल की डेफिनेशन क्या होती थी? क्या होता था नॉन इनर्शियल फ्रेम? नॉन इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन क्या होती थी? जल्दी बोलो। बेसिकली एक्सेलरेट कर रहा हो। क्या यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है? यस। तो इसका मतलब सर ये मेरे पास जो था ये था एक इनर्शियल फ्रेम, यहाँ पे मेरा जो ऑब्जर्वर था वो रुका हुआ था। वेयर एज बच्चे सेकंड केस में इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। और तुम लोगों को ये बात मैंने वहां पे भी लिखवाई थी और दोबारा बता रहा हूं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपके जो न्यूटन लॉज होते हैं
दैट इज आप लिखते हो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो वैलिड नहीं होंगे। तो सर, तो बच्चे यहाँ पे लिख लेना ये बात को कि दिस इज एक्सपेरिमेंटली ट्रू, दिस वन इज एक्सपेरिमेंटली करेक्ट, वेयर एज अगर सेकंड केस की बात करोगे दिस इज एक्सपेरिमेंटली इनकरेक्ट। ऑब्वियस सी बात है कि उस पे सर नॉर्मल फोर्स ज्यादा लग रही होगी तभी तो वो ऊपर जा रहा होगा, बट इसके अकॉर्डिंग तो mg इज इक्वल टू नॉर्मल हो रहा है। तो मतलब ये वाली सिचुएशन सर गलत है आपकी। तो सर ऐसे सिचुएशन में करें तो करें क्या? अगर मेरा ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है, सुनना मेरी बात, अगर मेरा ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए मैं कैसे स्टडी कर सकता हूं? मुझे चाहिए कि मैं लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई कर पाऊं, न्यूटन के जो लॉज थे उनको यूज कर पाऊं, और उनको यूज करने के लिए तुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक नया मसाला लेके आना पड़ेगा, और उस मसाले का नाम है सूडो फोर्स। सर वो सूडो फोर्स क्या कहती है? बच्चे वो कुछ नहीं कहती, वो सिंपल सा कहती है, यहाँ पे अगर आप इस सिचुएशन में बात करोगे वो कहती है कि सर कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स क्या है, इधर सुन लेना, पहले मैं लिख रहा हूं फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स क्या है कि व्हेनेवर वी हैव एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में आप क्या करो कि जिस बॉडी को स्टडी कर रहे हो उसको पकड़ो, पकड़ लिया सर, उसके ऊपर फोर्सेस को देखो कौन कौन सी थी, ऊपर को सर नॉर्मल था, नीचे को mg था, ये तो सर पहले भी लग रहा था, बिल्कुल याद रखना मेरी बात जो मैं बोलने जा रहा हूं। बच्चे सूडो फोर्स हमेशा यहाँ पे आपका जो ऑब्जर्वर था वो ऊपर को एक्सेलरेट कर रहा है ए से, हाँ या ना? यस। तो याद रखो मास लेना है बॉडी का, किस बॉडी का? जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो, ठीक है, मास लेना है उस बॉडी का जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, विच इज स्मॉल m, बहुत बढ़िया। और एक्सेलरेशन लेनी है, यहां पे तुम बोलोगे सर एक्सेलरेशन तो ब्लॉक की भी वही है, मैं एक और केस लूंगा आपके सामने। एक्सेलरेशन लेनी है ऑब्जर्वर की, एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर की, मास बॉडी का, डायरेक्शन ऑपोजिट, मतलब बेसिकली तुझे कुछ नहीं करना, तुझे बेटा जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर तेरा एक्सेलरेट कर रहा है, यहाँ पे वो किधर को एक्सेलरेट कर रहा था? ऊपर को, तो मास ऑफ द बॉडी, ये जिसको ऑब्जर्व कर रहा है उसका मास कितना है? m, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर ऊपर को कितना था? a, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स को ऐसे लिख दे, और ध्यान से अगर तू इसको लिखेगा तो तू समझ जाएगा कि n विल बी इक्वल टू mg प्लस ma। तो ध्यान से देख, क्या तेरी बात समझ आई तुझे अब? क्या ये रिलेशन और ये रिलेशन अब इक्वल हो रहे हैं? ये तो सर इसका मतलब सूडो फोर्स के लिए मुझे जिस बॉडी को, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तुझे कि मान ले एक ब्लॉक पड़ा है जिसका मास स्मॉल m है, अब यहां से अगर गाड़ी में एक आदमी जी जा रहे हैं तो बच्चे अगर तुम चाहते हो, अब अगर ये खुद एक्सेलरेट ए से कर रहा है तो अगर इसके रिस्पेक्ट में आप ब्लॉक को देखोगे, ब्लॉक पीछे को एक्सेलरेट करेगा, तो अगर आप लॉज ऑफ मोशन का यूज करना चाहते हो तो आप लोगों को इस ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी, जहां पे उसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगी, मास ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। हालांकि ये जो ब्लॉक था ये वास्तविकता में रेस्ट पे था, बट क्योंकि आप स्टडी करना चाहते हो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो बच्चे आपको एक ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लेनी पड़ेगी। बट मैं जो बार बार एक चीज पे एम्फेसाइज कर रहा हूं कि सर जो सूडो फोर्स होती है आपकी, इट इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व्ड, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। कौन सा ऑब्जर्वर? नॉन इनर्शियल फ्रेम, जो कि खुद एक्सेलरेट कर रहा है। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ आई? कई बार आप लोग अब ये करोगे, सूडो फोर्स का सहारा अपन ऐसे लेंगे कि आप लोगों को बोला जाएगा कि यहाँ पे एक सूडो फोर्स लगा दे, तू उसके बॉडी के ऊपर बैठ जा, ऊपर बैठ के तू उसके ऊपर सूडो फोर्स लगा देता है। कैसे खेल खेलेंगे वो तुम समझ जाओगे आने वाले केस में। जल्दी से सारे बच्चे इसको नोट करो, फिर अपन पढ़ते हैं एपरेंट वेट इन लिफ्ट की स्टोरी। कोई भी डाउट हो बिंदास होके पूछ लेना। Pseudo force actual में doesn't exist, but to study, to apply laws of motion for a non-inertial frame of reference, you use it. This is not force, this is frame.
और अगर आप लोग समझना चाहते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी बात सुनना। अब देखो, अगर मैं आप लोगों को इस सिचुएशन की बात करूं, जब ये ब्लॉक पड़ा था रेस्ट पे और ये आदमी आपका गाड़ी वाला खुद एक्सेलरेट कर रहा था, सुनना मेरी बात सुनना, क्या अगर आप लोग निकालोगे कि सर एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कार कितना आ जाएगा, देखना सर ब्लॉक का तो 0 है, माइनस कार का, ये हो जाएगा -A। मतलब इस आदमी को लगेगा कि ये ब्लॉक पीछे को जा रहा है A से, राइट। तो अगर आप लोग अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ चलोगे तो आपको समझ आना चाहिए कि सर ये एक्सेलरेट ए से पीछे कब करेगा, ये तब एक्सेलरेट करेगा जब इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी? मास ऑफ द बॉडी इनटू उसका एक्सेलरेशन। क्या बात समझ आई? कैसे कंपनसेशन किया जाता है? जल्दी से 2 सेकंड में नोट करो और खत्म करो। यस, सूडो फोर्स का डायरेक्शन विल ऑलवेज बी टेकन एज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन। यहां पे मैं लिख भी देता हूं। कैसे सूडो फोर्स का यूज करोगे तुम टाइम के साथ सीखते जाओगे अलग अलग सिचुएशंस में। yes yes, basically this is done just to use laws of motion, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ओके, आगे बढ़ रहा हूं बच्चे, हेडिंग डाल लेना सारे बच्चे। एपरेंट वेट apparent weight in an elevator या फिर लिफ्ट, ठीक है ना। अगर कभी लिफ्ट दे दी जाए तो ये मत बोलना कि सर आप तो ज्यादा अंग्रेजी बतिया रहे थे, एलिवेटर एलिवेटर। ओके, ध्यान से सुनना कहानी क्या कह रही है और समझा क्या रही है, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो बच्चे मेरे पास ना एक ऐसे एलिवेटर है और उसके नीचे ऐसे मैंने बोला कि मेरे पास मशीन लगी हुई है। बहुत बढ़िया सर। मान लो इसके अंदर अपने भाई साहब खड़े हैं, भाई साहब का नाम कुछ भी मान लो अपने मन में। यहां से इसको मैं कॉपी कर लेता हूं बिकॉज ये मुझे काफी जरूरत पड़ेगी। ओके, अब सिचुएशन समझना। ये नीचे सर क्या है बच्चे? ये वेइंग मशीन है बेसिकली। दिस इज योर वेइंग मशीन, राइट। वो अपने को इसका इनका वेट बताएगी, राइट। ओके, सुनते हैं और समझते हैं कि कहानी कहती क्या है। इधर देखो, अगर मैं इस सिचुएशन को ध्यान से देखूं, पहली सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूं कि लेट्स से सर ये ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी v से, राइट। मतलब एक्सेलरेट नहीं कर रही, यस। तो मतलब एक्सेलरेशन 0 है, यस। अब इस सिचुएशन में अगर मैं आपको बोलूं कि सर जी ये जो आपके सामने आदमी खड़े हैं, लेट्स से दिस इज केस 1, ठीक है, विल टेक इट एज केस वाइज, ठीक है, अलग अलग केस लेंगे। पहले केस में अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से सर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा हो, वो अपने को मैटर नहीं है। बट मुझे एक बात समझ आ जाएगी कि अगर मैं ये भाई साहब का एफबीडी डायग्राम बनाऊंगा ना, तो सर मुझे वहां से एक बात क्लियर होगी, क्या? कि सर इनके ऊपर लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी? नीचे को इन पे लगेगी mg, अगर इनका मास इज m। ऊपर को इन पे फोर्स लगेगा नॉर्मल, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस आदमी, तुम बोलोगे 0 है सर, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। और अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती है तो मेरे दिमाग में खट से आता है कि उसका एक्सेलरेशन 0 है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख दोगे कि n इज इक्वल टू mg। क्या तुम लोगों को किसी को भी इसमें डाउट होना नहीं चाहिए बच्चे, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन 0 होती है तो मैं बार बार बोलता हूं कि उसका बॉडी के ऊपर लगने वाली और नीचे लगने वाली फोर्स
बराबर रहेगी। सर ये तो सिंपल था, बिल्कुल बच्चे मैं भी मानता हूँ ये सिंपल था। अब आओ बात करते हैं सेकंड केस की। अगर सेकंड केस में भी आप लोगों को कुछ ऐसी सिचुएशन दे दी जाए, बट अब बोला गया कि ये आदमी जी ऊपर को एक्सेलरेट कर रहे हैं, कितने से? ए से। बहुत बढ़िया सर, शाबाश, क्या बात। अब क्या करूं? अब देखो, अगर आप दो लोग सीधा सीधा एनालाइज करोगे तो सीधा सीधा तो देखो, वैसे तो आप ये बोल सकते हो कि नीचे को सर इसको एमजी लग रहा है, ऊपर को नॉर्मल लग रहा है, राइट, और ये ऊपर को एक्सेलरेट कर रहा है। अगर मैं तुझे बोलूं कि इसकी इक्वेशन लिख के दिखा, तो खट से लिख देगा, क्या लिखेगा? एन माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यस और नो? और एन किसके बराबर आएगा तेरे पास? इट विल बी एम जी प्लस एम ए, और आई कैन से सर एन इज इक्वल टू एम, कॉमन ले लिया, ए प्लस जी। बच्चा कहता है कि सर ये कहना क्या चाहते हो? बच्चे मैं ये दिखाना चाह रहा हूं तुझे कि क्या तुझे समझ आ रहा है, जब बॉडी बेसिकली ऊपर को एक्सेलरेट करती है, ये तेरी लिफ्ट, तो होता क्या है? क्या मैंने पहले भी उस दिन बात की थी तेरे से कि जब भी लिफ्ट ऊपर जाएगी तुझे थोड़ा सा ज्यादा वेट महसूस होता है। क्यों तुझे ज्यादा वेट महसूस होता है? ये तेरे सामने रिजल्ट पड़ा है कि तेरा जो नॉर्मल फोर्स तेरे पे उस टाइम लग रहा होता है ना, वो mg नहीं लग रहा होता, वो अब कितना लग रहा है? वो लग रहा है n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। और अगर 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 आप लोग सीधा सीधा सर सूडो फोर्स भी लगाना सिखा दो, वो भी थोड़ा सा हम देख ले कि कैसे लगाई जाती है। अगर मान लो मैं यहाँ पे बैठ के लिफ्ट के अंदर ही बैठ के इसके साथ देख रहा हूँ इसको, तो कैसे सूडो फोर्स लगाऊंगा? क्या बोला था सूडो फोर्स में? देख, ऊपर को नॉर्मल लगेगा, नीचे को एमजी लगेगा। हाँ या ना बोलते जा जल्दी से। और अपन ने क्या बोला था? कुछ नहीं करना, एक्सेलेशन। अगर यहाँ पे मैं बैठ के एज एन ऑब्जर्वर देखूंगा, तो मैं क्या करूंगा? एक्सेलरेट ऊपर को करूंगा, तो मैं नीचे को सर अपने इस पे एक सूडो फोर्स लगा दूंगा विच विल बी इक्वल टू एम ए, और इसको मैं मान लूंगा रेस्ट पे। तो यहां से भी मेरे पास इक्वेशन जो आएगी वो सेम आएगी, एम जी प्लस एम ए। क्या आप लोगों को एक बात समझ आई कि सर जी जैसे जैसे ये लिफ्ट ऊपर जाएगी, वैसे वैसे इसका, जैसे जैसे ऊपर को एक्सेलरेट करेगी, वैसे वैसे मैं कह सकता हूँ कि नॉर्मल फोर्स भी ज्यादा होगी। जल्दी बोलो, क्या सिचुएशन क्लियर? यस और नो? चमका, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। इस वजह से जैसे लिफ्ट जैसे ही ऊपर जाना स्टार्ट करती है ना, तुम्हें ऐसे नीचे को एक दबाव सा महसूस होता है, वो इसी वजह से होता है बच्चे। और फार बेटर वे में आप ऐसे सोच सकते हो कि सर देखो, यहाँ पे मेरे mg तो लग ही रहा था, जब ऊपर को एक्सेलरेट करेगा तो उसका साथ देने के लिए एक ma और आ जाता है, ये देखो, राइट, जो सूडो फोर्स तुम ले रहे हो। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो इस केस को। नेक्स्ट सर, आगे क्या? आगे बच्चे देख, एक और केस अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि लेट से मेरे पास अब ये ही लिफ्ट नीचे को एक्सेलरेट कर रही है, कितनी एक्सेलरेशन से? माना गया ए। अब देखो नॉर्मल वे में देखो, एक ऐसा नॉर्मल छोड़ो, अब अपन सूडो लगा के देखते हैं, चेक करना क्या सूडो सही से समझ आ रहा है तुझे? नीचे को कौन सी फोर्स लगेगी इस पे? सर वो तो हमेशा लगती है mg, और ऊपर को नॉर्मल। अब क्या लगता है सूडो कहां को लगेगी, नीचे या ऊपर? अगर मैं यहाँ पे बैठ के देख रहा हूं एज एन ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर, ऊपर या नीचे? यस ऊपर, वेरी गुड। तो सर इसका मतलब एक्सेलरेशन अगर नीचे को है तो ऊपर को इस पे लगेगी सूडो फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो दोनों को मैं बराबर कर दूंगा, मेरे पास क्या आएगा? एन प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी। यस और नो? यस। एन इज इक्वल टू क्या आएगा? एम जी माइनस एम ए। बच्चे अच्छे से इस चीज को एनालाइज कर लेना कि सर कहानी है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो जी इफेक्टिव भी आपका बेटे अलग हो जाएगा। सर जी इफेक्टिव माने तो बच्चे तो यहाँ पे लिखेगा एन इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। तो जी इसको बोलते हैं जी इफेक्टिव, कई बार बोल दिया जाता है जी इफेक्टिव, जी माइनस ए इज योर जी इफेक्टिव, दिस वन। यहाँ पे जी माइनस ए था जब ये ऊपर को एक्सेलरेट कर रही थी, नीचे को एक्सेलरेट कर रही थी, यहाँ पे जी प्लस ए था। तो दोनों केसेस को दिमाग में रखना कि जब भी सर बॉडी नीचे को एक्सेलरेट करेगी तो क्या होगा, और ऊपर को अगर एक्सेलरेट करेगी तो क्या होगा। जल्दी से बताओ, क्या कहानी समझ आ रही है? यस और नो? गुड। जब लिफ्ट को ऊपर जाना होता है ना, जब वो नीचे नीचे वाले फ्लोर से चलती है, तो देखो सोच के देखो, क्या वो ऊपर को एक्सेलरेट करती है? यस। बच्चा कहता है कि सर
जब वो नीचे को एक्सेलरेट, ऊपर को एक्सेलरेट करती है, अब जब ऊपर जाके रुकना है उसको, तब उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर को होगी? तब उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर को होगी? सोच के बताना मुझे। नीचे से चली लिफ्ट, तूने बता दबा दिया 20वां फ्लोर, अब वो ऊपर को जाना स्टार्ट कर गई, उसने स्पीड पकड़ लिया, यस। अब उसको रिटार्डेशन करना पड़ेगा, रिटार्डेशन के लिए अब उसकी एक्सेलरेशन किधर को होगी? नीचे को। तो इसका मतलब एक ही जर्नी के दौरान सर क्या मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा एक बार वेट ज्यादा है और एक बार कम है? कब लगेगा ज्यादा है? जब सर मेरी लिफ्ट यहां से चली ऊपर की तरफ, और ऊपर जब रुकने वाली होगी तब लगेगा मेरा वेट कम है। अच्छा, अगर ऑपोजिट हो, मान ले कि ऊपर से तो नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो सर ऊपर से जब नीचे आएगी तो स्टार्टिंग में उसको एक्सेलरेशन किधर को करना पड़ेगा? नीचे को। तो स्टार्टिंग में मुझे वेटलेस लगेगा, मुझे लगेगा कि मेरा वेट कम है, पर जैसे जैसे वो नीचे आएगी तो फिर रिटार्डेशन के लिए एक्सेलरेशन ऊपर को लगेगा। तो इसका मतलब वहां पे मैं समझ जाऊंगा कि अब मेरा वेट मुझे ज्यादा लग रहा है। हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ आई या ड्रॉ करके दिखाऊं ऊपर नीचे जाते हुए? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। या मेरा पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बस सिंपल है यार। या ये क्या चीज में कंफ्यूज मत होना कि अगर आप लोग कभी भी ग्राउंड फ्लोर से आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है, ठीक है, तो जब ऊपर जाएगी तो एक्सेलरेशन इसको ऊपर को करना पड़ेगा, और फाइनली ऊपर जाते जाते लास्ट में इसको रिटार्डेशन करना पड़ेगा ताकि रुक जाए। सिमिलरली अगर ये सर ऊपर से नीचे आ रही है तब भी तो यही होगा, इसको पहले एक्सेलरेशन नीचे को करना पड़ेगा, और जब नीचे पहुंचने वाली होगी तो उस टाइम इसको रिटार्डेशन करके अपने आप को रोकना पड़ेगा। यस और नो? ये ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त, तो सर दोनों में कोई डिफरेंस तो है नहीं? बिल्कुल बच्चे नहीं है, बट दिमाग में रखना कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जल्दी बोलो, आगे बढ़ू? दैट इज टोटली समथिंग डिफरेंट कुणाल। लेक्चर के बाद प्रैक्टिकल हो जाए, हो जाए। ओके, इधर देखो, अगर अब मैं बोलूं केस, वैसे तो जरूरत केस की जरूरत नहीं है, चलो बना दो। लेट्स से केस 4। क्या कह रहे हैं सर ये? अगर मैं तुझे बोलूं कि ये नीचे को एक्सेलरेट कर रही है लिफ्ट जी से, तो जल्दी से मुझे बताना नॉर्मल फोर्स कितना होगा? नॉर्मल फोर्स कितना होगा? जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों? क्यों? ना 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 पार्थ, फिर गलती कर गया। इधर देख, एफबीडी तो बना, जो तुझे बोला गया उसको फॉलो तो कर। नीचे को एमजी लगता है, ऊपर को नॉर्मल लगता है। सर ये एक्सेलरेशन नीचे को है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एमजी लगेगा। तो मेरे हिसाब से बच्चे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा। अब एक बात बता मुझे, कितनी सिंपल बात है। अगर तेरी लिफ्ट नीचे जी से आ रही है, इसका मतलब पता है क्या है? क्या समझ पा रहे हो तुम लोग? क्या सर? फ्री फॉल कर रही है लिफ्ट, मतलब उसके ऊपर से रस्सी काट दो, अब वो क्या करेगी? फ्री फॉल करेगी। और जब वो फ्री फॉल करेगी और तू भी फ्री फॉल करेगा, क्या दोनों एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हो? तो क्या तुझे लगता है ये आदमी रास्ते में उस पर कोई फोर्स लगा पाएगा? ना। अगर ना ये उस पर फोर्स लगाएगा तो ना फिर आगे से वो लगाएगी। तो इसका मतलब सर दोनों साइमल्टेनियसली साथ में नीचे आ रहे हैं जी से। और अगर दोनों एक्सेल जी से नीचे आ रहे हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो बच्चे देयर विल बी नो नॉर्मल फोर्स। आई कैन से नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू 0। जल्दी से बोलो यस और नो। हाँ भाई बच्चा पार्टी, पार्थ क्या गलती थी, समझ आया? गुड, गुड, वेरी गुड प्रेशी, वेरी गुड बच्चे। रैया कोई भी डाउट हो बच्चे प्लीज पूछ लेना। सृष्टि, रैया, यश, पद्माज एंड प्रांजल, कोई भी डाउट हो छोटा सा, ये जितने भी अपन ने चारों केस लिए, छोटा सा भी डाउट हो, सूडो फोर्स बनानी सीख लो,
काम इजी रहेगा। अगर नहीं बनानी तो सीधा सीधा उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, एक्सेलेरेशन जिस डायरेक्शन में है वो बनाओ, ऊपर वाली फोर्स माइनस नीचे वाली फोर्स करके काम खत्म। गुड गुड गुड, बढ़िया। अब एक और चीज, यहाँ पे ना बच्चे कहते हैं सर रीडिंग क्या होती है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। इधर देखना, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। ये वैसे आप, अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने वेट अपना वेट काफी बार मेजर किया होगा वेइंग मशीन से। आपको जो वो मेजर करके देती है वो क्या देती है? क्या वो आपको फोर्स बताती है या आपका मास बताती है? कईयों का कहना है, अच्छा एक सेकंड, पूनम फोर्स बताती है, क्या वो न्यूटन में होता है क्या जो भी वो बताता है? क्या वो न्यूटन में बताता है क्या जो भी आपका बताता है वो? केजी में बताता है? तो याद रखो एक बात को, अगर आप एक वेइंग मशीन की बात करते हो, राइट, ये लेट्स से दिस इज योर वेइंग मशीन, इसके ऊपर अगर एक आदमी खड़ा है, अब ये वेइंग मशीन ना वर्क कैसे करती है समझने की कोशिश कर लो और इस फॉर्मूला को दिमाग में सीधा सीधा रख लो। सर जैसे कि अगर बच्चे तुम लोग इसकी बात करोगे तो सर ये वाला आदमी इस पे नीचे को एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा और खुद भी ऊपर को नॉर्मल फोर्स रिएक्शन खाएगा। यस, ये जो नॉर्मल फोर्स होता है ना, ये मेजर करती है तेरी वेइंग मशीन। बट सर वो मुझे बताती तो केजी में है, बिल्कुल सही बोल रहा है। वो एक्चुअल में क्या करती है, रीडिंग ऑफ अ वेइंग मशीन ना इज नथिंग बट नॉर्मल फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस केस में अगर ये रुका हुआ है तो तू सीधा सीधा बोलेगा एन इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। तो सर एम जी अपॉन जी दैट इज एम, तो वो मुझे मास देके रख देगी। तो रीडिंग फॉर अ वेइंग मशीन इज नथिंग बट नॉर्मल फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये चीज को दिमाग में रखना, डायरेक्टली आप लोग यूज कर सकते हो। अब जितने भी अपन ने पीछे केस किए थे सर, जहां पे बॉडी ऊपर को एक्सेलरेट कर रही थी नीचे को एक्सेलरेट कर रही थी, तो वहां पे क्या उसका मास तुम्हारे पास सेम आता ना? वेइंग मशीन क्या करती, स्टार्टिंग में अगर सर एम जी प्लस एम ए होता तो नॉर्मल ज्यादा था एम जी से, तो इसका मतलब वेट भी ज्यादा आता, रीडिंग भी ज्यादा शो होती। यस, और जब ऊपर जाके सर रिटार्ड कर रही थी तब तब तेरी वेइंग मशीन जो होती वो एम जी से भी कम, दैट इज तेरे वेट से भी कम मास शो करती। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? एक सुर में बोलो सारे बच्चे, यस और नो। सारा खेल नॉर्मल फोर्स का है, वो आपको बेटा मास दिखाता है, अपनी आदत है अपन जनरल। इसीलिए तो ना बच्चे कंफ्यूज भी इसीलिए रहते हैं, अच्छे अच्छे मतलब तुम देखना, कई बच्चों से बात कर लो, उनको पूछो वेट क्या है, वो बोलते हैं सर वेट इतने केजी, पर वेट का यूनिट ही नहीं होता केजी, वेट तो फोर्स होती है, दैट इज एमजी। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, राइट। वो अपनी नॉर्मल अपन जो कॉमन लैंग्वेज अपने घरों में यूज करते हैं ना, अपन बोलते हैं कि कितना वेट है, इसका वेट 50 केजी है, ये बोल के तुम चला देते हो काम। बट एक्चुअल में वेट नहीं होता, वो उसका मास होता है। उसका वेट कितना होगा, 50 इंटू 9.8। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, यस और नो? पूनम क्लियर? हमेशा याद रखो, वेइंग मशीन का फॉर्मूला इज नॉर्मल अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नॉर्मल अब अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकता है, वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, राइट। क्वेश्चन लिखो, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में मैं खत्म करूंगा इस केस को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन इज स्टैंडिंग इन द लिफ्ट गोज अप, अ मैन स्टैंडिंग इन लिफ्ट गोज अप with constant acceleration and comes down with constant acceleration, goes up and comes down with constant acceleration। बहुत बढ़िया सर। if the ratio of the apparent weight, if the ratio of apparent weight
in two cases is 2:1. Then acceleration of the lift is, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और डील करो। क्या बोला क्या गया है? एपरेंट वेट दे रखा है सर, उन्होंने बोला है कि रेशियो में है। जब ऊपर जाएगा तो इस इतना होगा, और जब नीचे जाएगा तब इतना होगा। दोनों के टाइम उन्होंने बोला कांस्टेंट से ही ऊपर जाता है एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट से ही नीचे आता है। अब सोच के देख क्या होता है वेट, एपरेंट वेट जब ऊपर जाएगा या जब नीचे आएगा। सोच 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 और घोड़े दौड़ाओ। एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का। दूसरी लाइन में आपको पेन चलाना नहीं है। जल्दी से नोट करो, नोट करो। वेरी गुड प्रियांशी, वेरी गुड प्रियांशी, वेरी गुड, शाबाश। शाबाश यार, बहुत बढ़िया प्रियांशी, क्या बात। वेरी गुड कुणाल। आजा देखता हूं। सर जब ऊपर जाएगा, एक बात बता, जब ऊपर जाएगा तो मुझे पता है ना यार, एपरेंट वेट क्या होता है? एमजी होता है ना, वो तो जब रुका होता है तब होता है। तो एपरेंट वेट कितना होता है जब ऊपर जाता है? एमजी प्लस एमए, क्योंकि सर ऊपर जाएगा तो सर नीचे को लगेगा सूडो फोर्स। ये कब की बात? ऊपर जाने की बात। और नीचे आने के समय कितना होता है सर? एमजी माइनस एमए। अब आपको बोल रखा है कि इसको लिख लो, दिस इज डाउन वाला एंड दिस इज अप। तो अगर आप लोगों को इसकी रेशियो दे रखी है तो बच्चे सीधा सीधा बोलना, जी प्लस ए अपॉन एम जी माइनस ए इज इक्वल टू 2/a, 2/1। एम से एम कटा, यहां से तुम बोलोगे जी प्लस ए इज इक्वल टू सर 2g माइनस 2a। तो दिस विल बी इक्वल टू, आपके पास आएगा इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 3a और ये बन जाएगा g। तो आंसर विल बी a इज इक्वल टू g/3, और आई कैन से 10/3, और यू कैन से 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जल्दी से बोलो किस किस का आंसर सही आया था, यस और नो। कहाँ कंफ्यूज? रैया वेरी गुड, रैया वेरी गुड, रैया वेरी गुड बच्चे। देव शाबाश। बालेराव, पूनम कहाँ खो गए? सर व्हाट इफ एक्सेलेरेशन इज वेरिंग? अगर बच्चे एक्सेलेरेशन वेरी करेगी ना तो फिर तुम लोग एक बात समझ लो, वहां पे तुम्हारा वेट भी वेरी करता जाएगा। समझ रहा है? एक्सेलेरेशन अगर वेरी कर रहा है तो उसका मतलब जो लगने वाली तेरे पे फोर्स होगी वो भी बदलती जाएगी, तो वो साथ साथ मशीन पे रीडिंग भी बदलती जाएगी। बट आप लोगों को वेरी करते हुए एक्सेलेरेशन नहीं दी जाएगी फॉर श्योर, राइट? ओके, क्वेश्चन सुनना। लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। अ मैन स्टैंडिंग on weighing machine in an elevator has mass 70 kg। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है what will the reading, what will be the reading if, पहला केस, elevator is moving up with velocity 10 meter per second। Second one, elevator moving down with uniform acceleration 5 meter per second square।
third moving up with uniform acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस खत्म। फोर्स बोला गया है, चलो लिख लो। व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म fails and it's under free fall? जल्दी से मुझे आंसर चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी मैंने लिखवा दी है, राइट। सिर्फ मेयर फॉर्मेलिटी है, जल्दी से आप लोग सोच के बताओ मुझे। पर याद रखना, इस बार आप लोगों को वेट नहीं पूछा गया, आपको रीडिंग निकालने के लिए बोला गया है। काहे की रीडिंग? वेइंग मशीन की। कैसे निकालोगे सर? जो नॉर्मल फोर्स होता है अपॉन जी करना पड़ेगा शायद। जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लोगे? 10 ले लो। जल्दी जल्दी। वेरी गुड देव, वेरी गुड, वेरी गुड गौरव वालेराव। सर पहले केस में इधर देखना यार, मैं तो लिख ही नहीं रहा, इधर देख। वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, तो क्या वो mg ही रहेगा? यस। तो सर वे क्या उसके मास में कोई डिफरेंस शो करेगा ना? बिल्कुल सेम रहेगा, राइट। हाँ 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 हाँ, रैया 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 रैया। क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द रीडिंग? रीडिंग के लिए बच्चे अपने को क्या करना पड़ता है? अभी अपन ने पढ़ा, रीडिंग इज इक्वल टू नॉर्मल अपॉन जी। नॉर्मल अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो नॉर्मल तो 700 ही रहेगा अपॉन 10, तो कितना शो करेगा वो? 70 kg। क्या मेरी बात समझ रहे हो? दोनों में डिफरेंस क्या है? रीडिंग और नॉर्मल में क्या डिफरेंस है? एपरेंट वेट और रीडिंग में क्या डिफरेंस है? बेसिकली योर एपरेंट वेट अपॉन जी, apparent weight upon g is what? It is your reading, right? Second one, सर ये डाउनवर्ड्स है, डाउनवर्ड्स है तो सर इसका क्या लगता है आपको? वेट कम होगा या ज्यादा होगा? सर कम होगा। तो सर नॉर्मल कितनी आएगी? 700 माइनस 70 इंटू 5, 350। तो नॉर्मल फोर्स आ गई मेरे पास 350 न्यूटन। अब क्या तू आंसर 350 देगा ना? रीडिंग विल बी इक्वल टू नॉर्मल अपॉन जी, 35 kg। आंसर इज 35 kg। लास्ट 700 प्लस 350, यहां से आप बोलोगे सर दिस विल बी 1050 न्यूटन। आंसर क्या 1050 न्यूटन होगा ना? रीडिंग क्या होगी? 105 kg। क्या मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? लास्ट वाले का आंसर होगा 0 kg। क्यों सर? अरे भाई साहब, क्योंकि अगर दोनों फ्री फॉल करते हैं, अभी मैंने बताया भी था आप लोगों को, दोनों फ्री फॉल करेंगे तो क्या दोनों एक दूसरे पे कोई भी फोर्स लगाने की क्षमता रखते हैं क्या? ना। जल्दी से बोलो हाँ या ना, आगे बढ़ो सर। हाँ जल्दी। ओके, प्रांजल प्रेषी देव, बढ़िया। अच्छा, एक मजेदार एग्जांपल है, मतलब एग्जांपल क्या है एक्चुअल में, ये एक टॉपिक की तरह भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये ऐसा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आप लोगों को हर जगह मिलेगा, हर किताब में मिलेगा या फिर हर मॉड्यूल में मिलेगा आप लोगों को। क्या है सर ऐसा? देखो, एक सिचुएशन दे दी जाती है आप लोगों को, सिचुएशन को मैं ट्राई करूंगा आप लोगों के सामने अच्छे से बना दूं, सो दैट यू कैन एनालाइज के व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस।
बोला ऐसा जाता है कि एक मान ले जैसे ये अपने पास एक कोई लिफ्ट है, ठीक। अब ये लिफ्ट की कहानी ऐसी है, एक सेकेंड, चलिए मुझे ड्रॉ करने दो। ओके, आवाज आ रही है सबको? आवाज क्लियर है? जल्दी बोलो, कनेक्शन ड्रॉप हुआ था आई गेस। हाँ भाई, जल्दी 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 जल्दी, आवाज आ रही है? तुम लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बेसिकली अपने को दिया ये जाता है कि अगर एक आदमी खड़ा है, अब 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं सारे यहाँ पे क्वेश्चंस आपको बना के दे दूंगा कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है कि व्हाट इज द मिनिमम फोर्स, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स required so as to prevent himself from falling down, so as to prevent himself from falling down। पहला क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को लेट से मैंने बोल दिया कि इसका मास इज कैपिटल एम, एंड ये जिस बग्गी में या लिफ्ट में खड़ा है उसका मास इज स्मॉल एम, राइट। ये आप लोग मानते हुए चलना। सेकंड उन्होंने बोला है बी, इफ मैन पुल्स द रोप विद फोर्स एफ ग्रेटर देन द मिनिमम फोर्स, इफ ही पुल्स विद फोर्स एफ विच इज ग्रेटर देन एफ मिनिमम, जो आपने पहले पार्ट में निकाली होगी, देन एक्सेलरेशन क्या होगा, what will be the acceleration of the system। Third, determine the normal reaction between man and the lift। आओ एक एक करके बच्चे स्टडी करें। पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये इसको नीचे को खींचेगा फोर्स एफ से, तो तुम मुझे एक बात बताना, सर ये आदमी इस पे फोर्स नीचे को लगाएगा स्ट्रिंग के ऊपर, तो खुद रिएक्शन किधर को खाएगा? जल्दी से सोच के बता मुझे। ये मैंने उस दिन भी अपने को मंकी वाले केस में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी बॉडी, राइट, फोर्स पकड़ के तू किसी स्ट्रिंग पे नीचे को लगाएगा तो खुद टेंशन फोर्स के रूप में किधर को लगाए खाएगा रिएक्शन? ऊपर को। और क्या वही टेंशन इस बग्गी पे भी ऊपर को लगेगी? यस और नो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई मैंने कैसे लिया? नो डाउट पुली के लिए वो दोनों नीचे को होंगी, बट ये बग्गी के लिए, ये जो जिसके अंदर ये खड़ा है और जो खुद ये ऊपर को रिएक्शन खाएगा वो होगा टी। बहुत बढ़िया सर। उसके अलावा इसको खुद को नीचे को बेटा एक फोर्स खींच रही होगी mg, और ये नीचे को, इसको भी सर नीचे को खींचा जा रहा होगा mg। पहले तो मुझे एक बात बता, फॉर द फर्स्ट केस मतलब ये जो तेरे पास पूरी कहानी बन के बाहर आई है, हाँ इधर देखो सारे बच्चे, सर क्या था कहानी? अब अगर मैं बच्चे तुझे बोलता हूं कि ये टेंशन फोर्स ऊपर को लग रही है दोनों साइड से टी,
नीचे को लग रही है mg। लेट से कि अगर मैं इसको सिस्टम की तरह कंसीडर करूं, किसको, ये आदमी को और जिस बग्गी के अंदर वो खड़ा है, तो सोच के बता क्या तुझे समझ आ रही है? पहले के क्वेश्चन में तुझे यही निकालना है कि सर वो कितनी फोर्स लगाएगा, वो जितनी फोर्स लगाएगा नीचे को स्ट्रिंग पे उतना ही रिएक्शन ऊपर को खाएगा, तो उसके ऊपर तो रिएक्शन ही आएगा टी। तो इसका मतलब यहां से यू कैन से कि 2t इज इक्वल टू m प्लस m इंटू जी। क्या मेरी बात सबको समझ आई? अगर मैं इसको सिस्टम लूंगा तो जो टेंशन फोर्स ऊपर को लग रही है दो, वो किसके बराबर हो जाएंगी? नीचे लगने वाली फोर्सेस, दैट इज कैपिटल M। इस फोर्स के साथ कंफ्यूज मत हो जाना, दैट इज कैपिटल M इंटू जी प्लस स्मॉल m इंटू जी। कैपिटल M इंटू जी किसका वेट है? वो आदमी का वेट है। स्मॉल m इंटू जी किसका वेट है? वो इस जिस लिफ्ट के अंदर खड़ा है उसका वेट है। क्या ये बात मेरी समझ आ गई? यस और नो? और टेंशन यहां से कितनी आ जाएगी? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी अपॉन 2। तो इतनी फोर्स, दिस इज द मिनिमम फोर्स जो उसको लगा के रखनी चाहिए सो दैट कि सर वो रेस्ट पे रहे। अगर इससे कम फोर्स वो लगाएगा तो वो खट से नीचे जाएगा। क्या तुम लोगों को ये बात समझ आ गई? यस और नो? जल्दी से एक सुर में। ये है यहाँ पे किस्सा, ऐसे अपन फिगर आउट करेंगे इस सिनेरियो को। अब सुनो सुनो सुनो, अब बोला गया कि अगर उसने फोर्स इससे ज्यादा लगा दी, मतलब सर, मतलब कि जितनी फोर्स उसको मिनिमम चाहिए रुकने के लिए उससे भी ज्यादा फोर्स अगर उसने लगा दी तो क्या होगा? तो सर इसका मतलब ये कि वो ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। सोच के देख। यस, अगर वो ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो इसकी एक्सेलरेशन किधर को होगी? अपवर्ड। इसका मतलब सर उस सिनेरियो में कहने से, मैं बी पार्ट की बात कर रहा हूं, 2t ऊपर को माइनस नीचे को लगने वाली दोनों का वेट m प्लस m जी कर दिया मैंने, सीधा सीधा लिख दिया मैंने m प्लस m जी इज इक्वल टू मास कितना है सिस्टम का? m प्लस m इंटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन कैसे लिखी, क्या समझ आ गया? ऊपर को लगने वाली फोर्स 2t, नीचे को लगने वाली कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सर यहां से आप क्या लिख सकते हो? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t बाय m प्लस m माइनस ऑफ, ये डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ जी। दिस इज द सेकेंड पार्ट का आंसर। क्या तुम लोगों को थोड़ा बहुत हवा पानी लगा? यस और नो? गुड। पार्थ कोई डाउट है बच्चे? पार्थ? गुड गुड, शाबाश। थर्ड थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में बच्चे अपने को पूछा ये जा रहा है, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा, थर्ड पार्ट में अपने को पूछा ये जा रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स बिटवीन दीज टू। बच्चे कैसे निकालोगे नॉर्मल फोर्स? सर देखो, अगर मैं यहाँ पे एफबीडी बनाऊंगा आदमी का, आदमी के ऊपर फोर्स कितनी लग रही थी ऊपर को? टी। नीचे को फोर्स कितनी लग रही थी? mg। ऊपर को एक रिएक्शन फोर्स लग रही होगी नॉर्मल। यही तेरे से नॉर्मल उन्होंने पूछा है कि निकाल के बता। यस और नो? यस। सेकंड केस में एक्सेलरेशन इसकी किधर को हो रही थी? ऊपर को। उन्होंने ये पूछा है कि क्वेश्चन को पढ़, डिटरमिन नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन मैन एंड लिफ्ट इन द सेकंड केस। ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा। दूसरे वाले केस में जब वो ऊपर को एक्सेलरेट कर रहा है, अब देखो घबराना नहीं है, सुनते जाना। n प्लस टी माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहाँ है? वो रही 2t बाय m प्लस m माइनस जी। जल्दी बताओ क्या कर पाओगे ये, या सर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है? सोच समझ के मुझे आंसर दो इस चीज का जल्दी से। एफबीडी एक एक करके सबका देखो और फिर फिगर आउट करो कि करना क्या है यहाँ पे। n प्लस टी ऊपर को लग रहा था, नीचे को लग रहा था। ये अब देखो, पहले मैं सिस्टम की बात कर रहा था, बाद में मैंने दूसरे केस में मैंने किसकी बात की है? सिर्फ आदमी की।
बच्चा कहते हैं सर आपने पहले केस में नॉर्मल क्यों नहीं लिया? क्या मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पे मैंने नॉर्मल क्यों नहीं लिया था? क्या मुझे कोई बताएगा कि मैंने वहां पे नॉर्मल क्यों नहीं लिया था? जल्दी जल्दी जल्दी, आत्मा बन के मत बैठो, थोड़ा सा बोलो। यस, सिस्टम एज अ होल लिया था सर, सिस्टम एज अ होल लिया था। अगर सोचोगे तो देखो, अगर यहाँ पे इस पे नॉर्मल ऊपर को लग रहा था, इस पे वो नीचे को लग रहा होगा, तो क्या ये अंदर दोनों एक दूसरे पे कट जाएंगी? यस। बट अगर सिर्फ आदमी को देखोगे तो फॉर श्योर उस पे आपको नॉर्मल को लेना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आई? वहां पे वो इंटरनल फोर्स की तरह बन जाएगी कहानी। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करना है तो बच्चे आप सॉल्व भी कर सकते हो। आपको नॉर्मल फोर्स निकालना है तो यहाँ से प्लीज इसको सॉल्व कर लेना। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर mg माइनस टी। इस ब्रैकेट को भी खोल दो, ये ब्रैकेट क्या बन जाएगी? प्लस m2mt बाय m प्लस m माइनस mg। तो ये देख mg से mg खचा खच हो जाएगा। तेरे पास क्या बचेगा? तेरे पास बचेगा n इज इक्वल टू एम टी, माइनस में माइनस एम टी प्लस 2mt अपॉन m प्लस m, राइट। तो यहाँ से मैंने सही लिखा ना? एक बार चेक करना मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की। ये तेरे पास आएगा m माइनस एम जी, राइट। तो ये एम जी इसके साथ कट जाएगा, सही है। एम जी से एम जी कट जाएगा ना, सही है। तो यहाँ से तेरे पास आएगा एम टी माइनस एम टी अपॉन एम प्लस एम। नोट करो सारे बच्चे, नोट इट डाउन। गुड गुड। तो रिमेंबर बच्चे, ऐसे केसेस में ना आप लोगों को सिंपली एक एक करके फिगर बनाने पड़ेंगे। एफबीडी से ही सब कुछ आपको क्लियर होगा, राइट, कि कैसे सर इन चीजों को डील करना है। हाँ, नहीं देखो, आगे जाके प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, थोड़ा थोड़ा और मतलब इसमें एड अप होता जाएगा। बट ये है कि अगर आप बेसिक्स देखोगे ना, क्या बेसिक्स में कुछ डिफरेंस है? क्या अब तुम लोग क्या कह रहे हो कि क्या सर मैंने कुछ अलग लगाया है? एक्चुअल में यहाँ पे भी यू हैव यूज्ड नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सोच के देख, क्या इसके ऊपर अब तुम लोगों ने नेट फोर्स देखा और मास इनटू एक्सेलरेशन किया? यस, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है, बट उसको अब यूज करने का अलग अलग जगह पे आप लोगों को मेथड आना चाहिए। आई होप आपको बच्चे एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, स्टार मार्क कर लेना, ये काफी कॉमनली आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और मल्टीपल ऑप्शंस में भी बन जाता है कई बार ये जेई वालों के लिए। नेक्स्ट, सारे बच्चे एक काम करो, हेडिंग डाल लो स्प्रिंग फोर्स। क्या कहता है स्प्रिंग फोर्स, मैं बताता हूं। मेरी ऑलरेडी इस पे थोड़ी सी डिस्कशन मैंने की भी थी आप लोगों से, सबके कुछ ना कुछ विचार आए थे। आओ उसी को, विचारों को थोड़ा सा दिशा दे।
पहले तो सारे बच्चे ये फिगर बना लेना अच्छे से ढंग से, सो दैट के आप लोगों को समझ आ पाए कि कहानी क्या है। मान लो बच्चे मेरे पास ना एक स्प्रिंग है, सही नहीं बना, ओके, ये स्प्रिंग था। अब देखो इसके साथ दो दुर्दशा हो सकती है, या तो सर इसको आप कंप्रेस कर सकते हो या फिर इसको स्ट्रेच कर सकते हो, और फिर मैं डायरेक्टली आप लोगों का आ जाऊंगा मुद्दे पे कि सर स्प्रिंग फोर्स वहां से कितनी होती है और कैसे फिगर आउट करते हो, राइट। सर क्या क्या हो सकता है, एक तो बच्चे ये हो सकता है कि मैं इसको पकड़ के खींच दूं, खींचने के लिए नो डाउट एक आदमी को आना पड़ेगा सर, और वो इस पे जो फोर्स लगाएगा वो किधर को लगाएगा, वो सर इसको पीछे को खींचेगा बेसिकली और इसको स्ट्रेच कर देगा। यस। अब सेकंड केस ये हो सकता है सर इसको कोई आए और दबा दे, दबाएगा तो सर ये कुछ ऐसा नजर आएगा, और इसके लिए आदमी को इसको क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। क्या दोनों सिचुएशंस आप लोगों को समझ आ गई? आनी चाहिए। अब इसमें मैं एक चीज आपको पहले बता दूं कि इनिशियली मैं ले रहा हूं कि बच्चे ये जो आपके पास स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग का लेंथ इज एल। बहुत बढ़िया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। दोनों केसेस में इसकी लेंथ को चेंज कर दिया गया। यस। अगर आप पूछोगे तो सर देखो, मान लो इसकी यहाँ पे लेंथ खींच के एल से L1 कर दी गई, या फिर मैं उसके चक्कर में पढ़ ही नहीं रहा, मैं डायरेक्टली तुझे बोल रहा हूँ कि इसकी लेंथ पहले एल थी, उससे उसको बढ़ा के चेंज करके कितना बढ़ा दिया गया, मैंने बोला इस केस में उसको बढ़ा दिया गया एक्स से, और इस केस में उसको घटा दिया गया एक्स से। क्या मेरी बात समझ आ रही है तुम लोगों को? राइट। मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, नहीं तो करने को अपन ये बोल सकते थे कि सर उसकी लेंथ पहले एल थी, बाद में खींच के उसने L1 कर दी, तो चेंज इन लेंथ कितना होगा, फिर मैं तेरे से बोलता चेंज इन लेंथ हो जाएगा L1 माइनस एल। बात तो वही होती कि सर वो x से बढ़ गया। यस और नो? सर इन दिस केस वी आर बेसिकली स्ट्रेचिंग दिस, एंड इन दिस केस वी आर कंप्रेसिंग दिस। डिफरेंस क्या है? क्या सर कोई डिफरेंस है यहाँ पे? यस बच्चे, एक छोटा सा डिफरेंस है, वैसे अगर आप ओवरऑल देखोगे तो कोई खास डिफरेंस नहीं है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि प्रैक्टिकली तो एक बात जानता है, अगर यहाँ पे तुम इसको यहाँ से खींच रहे हो बाहर को, राइट, तो अगर बच्चे आप इसको बाहर को खींचोगे तो क्या लगता है आपको, ये स्प्रिंग आपको किधर को खींच रहा होगा? स्प्रिंग फोर्स किधर को जनरेट होगी? अंदर को। सबसे बड़ी गलती, बच्चा सिर्फ इधर ही सोचता है ना, स्प्रिंग बच्चे दोनों एंड्स पे फोर्स लगाता है। क्या वो दीवार को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा? तुम सोच के देखो, अगर दीवार कमजोर है तो कहना है कि सर वो दीवार से निकल के आ जाएगा, क्योंकि वो फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स जनरेट होती है वो दोनों एंड्स पे होगी। यस और नो? क्या मेरी बात समझ आई? सिमिलरली यहाँ पे जब आप इसको दबाओगे, स्प्रिंग हमेशा चाहता है कि अपनी रिस्टोर कर ले ओरिजिनल शेप। अगर मैंने इसकी लेंथ को कम कर दिया, अब ये फोर्स किधर को लगाएगा? बाहर को। दोनों एंड्स पे लगाएगा, मतलब ये सर दीवार को भी धक्का दे रहा होगा और ये आदमी को भी धक्का दे रहा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर पहले तो ये बताओ, क्या तुम लोगों को दोनों केसेस में समझ आ रहा है? अगर आप लोग इसकी लेंथ को बढ़ाते हो या राइट को तुम लोग इसको एक्सटेंड करते हो, लिख लेना यहाँ पे व्हाट इज एक्स, एक्स इज चेंज इन लेंथ। और याद रखना, जो तेरी स्प्रिंग फोर्स है ना, वो नई लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि सर न्यू लेंथ कितनी है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है चेंज इन लेंथ के ऊपर। एंड आई विल राइट दिस डाउन एज कि सर स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर माइनस एक्स। माइनस एक्स क्यों लिया? क्या तुम मेरी बात समझ पाए, हाँ या ना? माइनस लेने का मोटिव क्या था? माइनस लेने का मोटिव क्या था सर? उसका डायरेक्शन। अगर आप एक्स को बढ़ाओगे तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट करती है। अगर आप एक्स जो होगी वो आप लेफ्ट को उसकी डिस्प्लेसमेंट करोगे पॉइंट की, तो वो राइट में लगेगी। तो बेसिकली हमेशा याद रखना, स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज रीस्टोरिंग इन नेचर। ये पॉइंट को लिखना है तो लिख भी लेना यहाँ पे
कि सर स्प्रिंग फोर्स इज रीस्टोरिंग इन नेचर। इसका मतलब क्या निकलता है सर रीस्टोरिंग इन नेचर का? बच्चे इसका मतलब ये कि वो हमेशा अपनी नेचुरल लेंथ को रीस्टोर करना चाहती है, वो चाहती है कि वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ को पाले। और यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी जो आपका कांस्टेंट है उड़ाने के लिए जो आएगा उसको बोलते हैं के, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, जो आप लोगों को मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में दिया जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स कैन बी रिटन एज माइनस के एक्स, और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो आप उसको के एक्स लिख सकते हो। और डायरेक्शन आप हमेशा खुद से ट्राई करो कि रादर देन माइनस लेने के सीधा लिख लो सर स्प्रिंग फोर्स के एक्स है, डायरेक्शन आप सिचुएशन को देखते हुए खुद से एनालाइज करो, राइट? दैट विल बी द बेस्ट वे आउट। तो राइट दिस डाउन कि सर स्प्रिंग फोर्स इज नथिंग बट माइनस के एक्स, और डायरेक्शन निकालने के लिए आपके सामने सिनेरियो मैंने बता ही दिया, कंप्रेशन होगा तो क्या होगा और स्ट्रेचिंग होगी तो क्या होगा। और याद रखना ये बात कि हमेशा स्प्रिंग फोर्स डज नॉट डिपेंड, ये फर्क ही नहीं पड़ेगा तुझे कि सर उसका स्प्रिंग का लेंथ जो है वो आपने खींच के 100 मीटर कर दिया, अगर मान ले 99 मीटर से 100 मीटर कर दिया तो क्या लगता है स्प्रिंग फोर्स बहुत ज्यादा होगा? बहुत कम, राइट? वहीं पे अगर मैंने 50 मीटर को खींच के 100 मीटर कर दिया तो सर नो डाउट, या 50 मीटर को खींच के 60 मीटर भी कर दिया तो वहां पे स्प्रिंग फोर्स ज्यादा होगा, बिकॉज सर चेंज ज्यादा था। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? यस और नो बोलो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी से जल्दी से जल्दी से। और ये बात का हमेशा ध्यान रखना कि दोनों एंड्स पे फोर्स लगेगी। कभी भी ये बच्चे सोच लेते हैं कि सर सिर्फ स्प्रिंग फोर्स है तो एक ही एंड पे लगेगी, बहुत गलत सोच, बहुत गलत सोच। अगर आप लोग कभी भी स्प्रिंग को खींचते भी हो पकड़ के, मान ले कि सर मैंने अपने दोनों हाथों से खींचा उसको, राइट? तो अगर आप दोनों हाथों से उसको पकड़ के, ये नेचुरल लेंथ थी उसकी मान लो, अगर मैं इसको दोनों एंड से एफ फोर्स से खींचूंगा तो नो डाउट ये स्ट्रेच हो जाएगा। अब तुम्हें पता है कि ऐसा नहीं है कि तेरे सिर्फ एक ही उंगलियों पे वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, वो दोनों पे वो स्प्रिंग फोर्स लगेगी, दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्या मेरी बात तुम तक पहुंच पाई? यस और नो। और याद रखना अगर ये आपने एक एंड से पकड़ के उसकी जो लेंथ है वो आपने बढ़ा दी x1 से, और यहाँ से आपने उसकी लेंथ को बढ़ा के कर दिया x2, तो इस केस में जो स्प्रिंग फोर्स होगी कितनी होगी? क्या वो kx1 kx2 होगी? ना सर, वो डायरेक्टली होगी k इंटू x1 प्लस x2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ या ना? दोनों एंड पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी kx1 प्लस x2। विड्थ क्या होती है? विड्थ क्या होती है पाथ? बिल्कुल बिल्कुल, कुणाल सही सोच रहा है, सही सोच रहा है। तुम लोगों को ये मेरी बात समझ लेना, ऐसा मत सोच लेना कि इस एंड को अगर उसने x2 से बाहर किया है तो इस एंड पे फोर्स लगेगी kx2 और इधर लगेगी kx1। ना बच्चे, स्प्रिंग फोर्स थ्रू आउट द स्प्रिंग सेम रहेगी। कितनी रहेगी? दैट इज द टोटल चेंज इन द लेंथ, दैट इज x1 प्लस x2 इंटू k। छोटा सा कंसेप्ट, इसको याद रखना। इसी के अंदर एक बात और सुन लो कि जो तुम्हारा k होता है ना, दैट इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। सर इसका क्या मतलब है? बच्चे, इसका रिलेशन इनवर्स रहता है। तुम खुद सोचो, तुम खुद सोचो, अगर एक छोटा सा स्प्रिंग होगा वो आपको ज्यादा जोर से खींचने के लिए जोर लगवाएगा, या जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वो आपसे जोर ज्यादा लगवाएगा? सोच के देख, सोच के देख। अगर सेम मटेरियल के तेरे पास दो स्प्रिंग है, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वो तू इजीली खींच लेगा, अगर लेंथ बहुत कम होगी सर उसको खींचने के लिए मुझे बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो इसीलिए याद रखो, अगर मैं यहाँ पे इस स्प्रिंग को किसी को भी लिया और मैंने उसको काट दिया, राइट? अगर मान लो कि एक स्प्रिंग को आपने इक्वली काट दिया दो हिस्सों में, तो ये दो स्प्रिंग बन गए। क्या लगता है आप लोगों को, अगर ये स्प्रिंग का कांस्टेंट के था, इसका दोनों पीसेस का कितना होगा? L/2 L/2 में काट दिया, K/2।
खा गए मार। वही तो बात थी। क्या मैं कह सकता हूँ कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K? क्या जैसे लेंथ कम होगी वैसे ही K कम हो जाएगा? अरे इनवर्स रिलेशन है बाबू। अगर ये आधा हो जाएगा, छोटा हो गया, तो अब इसका कांस्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? डबल। और इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? डबल। जितना स्प्रिंग छोटा होता जाएगा उतना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ता जाएगा। अभी तो मैंने लिखवाया ये रिलेशन भाई। K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ घटेगा, K बढ़ेगा। K घटेगा, लेंथ बढ़ेगा। याद रखना ये बात। K का यूनिट क्या होगा? K का यूनिट विल बी, यहाँ पे लिख लो, K का यूनिट इज फोर्स अपॉन मीटर, मतलब न्यूटन अपॉन मीटर। कंफ्यूज मत होना कभी भी। ओके, चलो आज इतना ही रखते हैं। कल आके मैं इसको कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। आप लोगों का जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग होते हैं कि अगर बहुत ज्यादा स्प्रिंग लगे हुए हैं तो क्या होगा, या फिर मैं किसी स्प्रिंग को काटता हूं तो क्या होगा, ये सारे केसेस अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट।